बाजार बोलता है इसमें एफआईज डीआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं कि एफआईज ने कल क्या किया, डीआईज की एक्टिविटीज़ क्या थी, उसके बाद बढ़ेंगे ग्लोबल मार्केट्स और देन टॉप गेनर्स और लूजर्स। तो एफआईज डीआईज के डेटा में शुरुआत करें तो एफआईज देखिए, एफआईज का ट्रेंड जो है वो कुछ इंडिया के फेवर में जाता हुआ नहीं दिख रहा। 4172 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए एफआईज और डीआईज 4513 करोड़ रुपए की बाय करके ले गए। हालांकि काफ़ी कुछ ब्लॉक डील्स आजकल चल रही हैं जिसका एक इम्पैक्ट एफआईज के डेटा में भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स कहाँ चल रहे हैं? ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक चल रहे हैं। कल अमेरिकन मार्केट्स में अच्छी तेजी देखने के लिए मिली, करीब ½ डाउ, लेकिन नैस्डैक में अच्छा उछाल देखने के लिए मिला। शंघाई, हैंगसेंग, निकाई सभी में ग्रीन मार्क बना हुआ है। कोस्पी फ्लैट टू नेगेटिव है। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज इस मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयरों में डीबीएल करीब 9%, ओरिएंट इलेक्ट्रिक 7.5%, नुवोको विस्टा करीब 7.25%, एचईजी और आरबीए में करीब 6% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि टॉप लूजिंग साइड पर हैं। तो टॉप लूजर्स की लिस्ट में देखें तो एआईआईएल करीब 4%, अदानी विल्मर जो AWL है कल एक अच्छे रनअप के बाद 4% नीचे। ITI कल अच्छे रनअप के बाद 4% नीचे। PVR आइनॉक्स करीब 3.5% नीचे और ACC करीब 3.25% नीचे। तो काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो कि प्रोमिनेंट हैं लेकिन घिरे हुए हैं आज मार्केट के लिए। लेकिन फ्रेश ट्रिगर है। फ्रेश ट्रिगर क्या है कि भारत यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अब तारीख भी आ रही है। माना जा रहा है कि 27 जनवरी को इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। दिल्ली में जो वार्षिक समिट होगी उसके बीच में ये घोषणा कर दी जाएगी। 26 जनवरी की परेड में यूरोप के टॉप लीडर्स भी मेहमान के तौर पर आएंगे। एग्री और अल्कोहल से जुड़े हुए मुद्दों पर सहमति बन गई है। स्टील, कार, सीमेंट और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट पर बातचीत अभी भी जारी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुल 20 चैप्टर्स होंगे जिसमें कि सहमति जरूरी है। 12 चैप्टर्स पर सहमति बन चुकी है। 8 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर कि अभी बातचीत चल रही है और बातचीत दोनों पक्षों के बीच में डेली बेसिस पर हो रही है। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में कॉरिडोर बनाने पर भी पूरी तरह से सहमति बनती हुई दिख रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर, डेवलपमेंट। हालांकि इसमें एक चीज़ थी कि अभी तक ये दोनों पार्टीज बोल रही थी भारत और यूरोप की साइड से कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिसंबर तक हो जाएगा, लेकिन अब 27 जनवरी की डेट आई है, यानी कि करीब करीब 1 महीने डिले। समीर सर, इसको मार्केट 1 महीने डिले के तौर पर देखे या एक तारीख लगभग मिलने के तौर पर पॉजिटिवली देखे? मैं आपको बोलूँ, अभी जब अनाउंसमेंट हो तब हो। हम बोल बोल के थक गए। आई थिंक लास्ट 6 महीने 8 महीने से हम लोग बोल रहे कि ट्रेड डील अग्रीमेंट होगा, ट्रेड डील अग्रीमेंट होगा। वी कांट कीप रिपीटिंग द सेम थिंग एंडलेसली। अगर आप हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर द लास्ट क्वार्टर, लास्ट मंथ देखें तो इट वाज द वर्स्ट, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े धुंधला गए हैं। इंपोर्ट्स ऑफ कोर्स बढ़ गए थे बिकॉज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। बट नेट नेट अगर ये ट्रेड डील जितना डिले होता है उतना हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट प्रॉब्लम पॉइंट में रहेगा और रुपी पे वीकनेस रहेगी। सो देर इज टिल इट गेट साइन, नाउ वी डोंट नो। और दूसरा जो हमने पहले भी आपसे कहा था कि कैसे साइन होता है, इन द सेंस व्हाट आर द टर्म्स। इफ वी आर गिवन सेम ट्रीटमेंट एज आवर नेबर्स या आवर कंपेटिटर्स, कंपीटिंग कंट्रीज, तो कुछ बेनिफिट तो नहीं आया, बट हमें जो इंपोर्ट्स लेने पड़ेंगे दैट विल ऑब्वियसली हर्ट द डोमेस्टिक मार्केट। सो उनके जो डोमेस्टिक कंपनीज डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं उनके मार्जिन थोड़े प्रेशर पॉइंट में आ सकते हैं। सो इट नीड्स टू बी सीन की व्हाट इवेंचुअली कम्स आउट। जी जी, सब प्लीज कंटिन्यू। नहीं तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि आई डोंट थिंक कोई ऐसा पॉजिटिव आने वाला है। यानी कि जब ये ट्रेड डील अनाउंस होगा ऐसा नहीं होने वाला है कि ये मार्केट भाग जाने वाला है। सम सिलेक्ट स्टॉक्स में गो अप अगर बेनिफिट आता है फॉर टेक्सटाइल, गारमेंटिंग या फिर गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स जो हिट हुए। बट द रेस्ट ऑफ द मार्केट में उतना कुछ पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि द यूएस हैज इम्पोज्ड anywhere between 15 to 20% for all our competitors for exports to the US. तो obviously some margin hit तो जो exporters है उन्हें भी लेना ही पड़ेगा, because they're not going to be able to pass on everything to the buyer and the क्योंकि the buyer may not be able to pass on everything to the end consumer. तो some margin pressure is going to come. Yes, we'll be better off than जहां पे हम आज है, but market I don't think is taken into consideration। ये लास्ट 2 मंथ्स में जो पेन आया हुआ है
मार्केट तो चलते ही जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली लिक्विडिटी जितना स्ट्रांग है डोमेस्टिक मार्केट में, मार्केट कंटिन्यूज टू रन, एंड दिस इज अ स्कैरी सिचुएशन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहां वी इग्नोर द बैलेंस टोटली। ठीक है। वत्सल जी, भारत यूरोप डील अगर होती है, आप कौन से शेयर्स ट्रैक कर रहे हैं, कौन से शेयर्स आप सोच रहे हैं कि ये खरीदूंगा या ये रिकमेंड करूंगा? सिर्फ ऐसा स्पेसिफिक तो हम लोग नहीं देख सकते, बट जो यूएस और कनाडा या यूरोप की जो ट्रेड डील हो रहा है हम्म। उसमें सर ये लोग एआई को लेकर काफी फोकस में है। एंड हम्म। एज ऑफ नाउ इंडिया में आई वुड से एआई पे इतने इन्वेस्टमेंट्स नहीं अवेलेबल है इंडिया में। हम्म। सो आई वुड सर्च फॉर दो शेयर्स हु आर प्लानिंग टू मूव इनटू और आर प्लानिंग इन्वेस्टमेंट्स इन एआई स्पेस। हम्म। एंड उस तरीके से देखें तो आईटी सेक्टर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फेयर वैल्यूएशंस पे मिल रहा है, जिसको हम लोग कंसीडर कर कर चल सकते हैं। आईटी सेक्टर फेयर वैल्यू पर मिल रहा है, ठीक है। आईटी सेक्टर को लेकर काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं पिछले कुछ दिनों में कि आईटी सेक्टर में वैल्यू है, और वहाँ पर कुछ बाय रिकमेंडेशंस आई हैं। लेकिन समीर सर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कुछ एक कंपनीज जिनका यूरोप में एक्सपोज़र है, ख़ास तौर से जो यूरोप से जो हमें इंपोर्ट करने की बात हो रही है कि हम यूरोप से इंपोर्ट करेंगे, उसमें लिकर की बात हो रही है, कुछ एक कार को लेकर भी बात हो रही है कि वो अपनी जो लग्जरी कार्स हैं, ये मार्केट डिसरप्ट होगा इंडिया में या नहीं होगा? दूसरा कि जो एक्सपोर्ट फ्रंट है उसमें हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, लेदर एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, और अन्य सीमेंट पर बात हो रही है, स्टील पर बात हो रही है। आपको क्या लगता है सर, डिसरप्शन होगा किस सेक्टर में होगा, और नहीं होगा तो अपॉर्चुनिटी कहाँ होगी? तो मैं आपको दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव सेक्टर्स देता हूँ। तो हम्म। पॉजिटिव सेक्टर्स विल ऑब्वियसली बी द जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस, जो एक्सपोर्टर्स है, गोल्डियम या हम्म। एक और नाम भूल जा रहा हूँ, एक्सपोर्ट करती है ज्वेलरी, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फिलहाल हिट आया हुआ है बिकॉज दे नॉट बीन एबल टू एक्सपोर्ट। दूसरा जो सेक्टर है विच विल स्टैंड टू बेनिफिट इफ एक्सपोर्ट्स आर अलाउड अगेन इज गारमेंट। पर गारमेंट में अगर आप देखें तो तीन या चार कंपनीज है जिनकी स्ट्रेंथ है बैलेंस शीट पे। एक है गोकुलदास एक्सपोर्ट, दूसरा है वेलस्पन कॉप, और तीसरा है वर्धमान टेक्सटाइल्स। ये तीन कंपनीज है जहां पे हम देख सकते हैं कुछ बेनिफिट आ सकता है अगर अगर यहाँ से थोड़ा सा एक्सपोर्ट का रिलीफ आया। अगर आप देखें तो ऑटो एंसिलरीज में भी थोड़ा सा बेनिफिट आ सकता है बिकॉज टुडे ऑटो एंसिलरीज जैसे भारत फॉर्ज या कौन सा अपना सोना बीएलडब्ल्यू, सोना कॉमस्टा या मदरसन सुमी, उनके एक्सपोर्ट्स टू द यूएस टू सम एक्सटेंट जो इंडिया से मैन्युफैक्चर होके जाते थे हैव बीन हिट, बट दीज कंपनीज हैव एक्सपोजर टू यूरोप एंड मेक्सिको जहाँ पे वो प्रोड्यूस करके भेज रहे हैं अभी फिलहाल। सो सो दोस कुड स्टैंड टू बेनिफिट, बट जो सेक्टर्स हिट हो गए, अल्कोहल डेफिनेटली हिट होगा। पर अल्कोहल में क्या हिट होगा, जो यूनाइटेड स्पिरिट्स है is already importing a lot of brands from abroad. हम्म। तो what will happen is pricing will come down. जो जो कंपनीज हिट होगी will be your Indian manufacturers जो इंडियन ब्रांड्स लेके बैठे हुए। और अगर इंडियन ब्रांड्स में देखें तो आई थिंक one company that stands out जो actually has been performing really well is Radico Khaitan। तो रैडिको खैतान पे थोड़ा सा हिट आ सकता है। एक दूसरा है तिलक नगर इंडस्ट्रीज जहां पे उनके पास डोमेस्टिक ब्रांड्स है, सो दे मे हैव टू कट प्राइसिंग लिटिल बिट टू बी कंपेटिटिव टू एंश्योर कि वो मार्केट शेयर रिटेन कर सके। सो दैट इज वन स्पेस। क्या ऑटो में हिट आएगी? ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इतनी हिट आएगी, क्योंकि आप इंडिया में अगर इंपोर्ट भी करवाते हैं कार्स, योर इंटरनेशनल ब्रांड्स लाइक मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जो डिमांड में रहते हैं are not competing in the same space as Maruti, Tata Motors और Mahindra। तो you're comparing apples to oranges जैसे बोला जाता है। So is Maruti sales going to get hit because Mercedes from 35 lakhs जो है 40 lakhs जो minimum base price है becomes 25 to 35 lakhs? जी नहीं, I don't think, क्योंकि मारुति जो मार्केट में है between 5 to 15 lakhs। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि जो मारुति खरीदने वाला सडनली इज गोइंग टू से नहीं मैं 35 लाख स्पेंड करूं, तो वो हिट नहीं आने वाला है। व्हाट इट कैन डू इज अगर सम ऑफ दीज कंपनीज स्टार्ट जैसे कि रेनो या फिर पर्जो या दे ऑल स्टार्ट सेंडिंग कार्स टू इंडिया,
बट वो उनकी इतनी डिमांड है ही नहीं और उनकी सर्विसिंग भी नहीं होती है, सो आई डोंट सी इट एज अ मेजर नेगेटिव फॉर द ऑटो इंडस्ट्री। बट जी हाँ, अल्कोहल की जो मैंने आपका दो स्टॉक कहा वहां पे हिट हो सकती है। एंड ऑल्सो व्हाट यू गॉट टू सी इज एफएमसीजी स्टॉक्स, क्योंकि क्या होता है कि एफएमसीजी में वी आर, हाउ डू आई पुट इट, हाँ, वो जो भी प्राइस रहता है हमारे पास तीन या चार मेजर प्लेयर्स है इंटरनेशनल ब्रांड्स वाले जो हम भी पे। बट इफ some other brands start coming to India, क्योंकि इंडियन मार्केट इतना लार्ज है और उनको ग्रो करना है एंड दे डोंट नीड टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग, दे कैन सिंपली एक्सपोर्ट। आई थिंक वहां पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। सो एफएमसीजी कुड बी, बट एफएमसीजी में ग्रोथ अभी भी फिलहाल उतना अच्छा नहीं रहा है, सो मे बी उतना नेगेटिव नहीं इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि द स्टॉक्स हैव एक्चुअली अंडर परफॉर्म फॉर द लास्ट 3 इयर्स, 3 या 4 इयर्स आप देखें तो एफएमसीजी में कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं आया है। सो आई थिंक उतना कुछ नेगेटिव नहीं रहेगा, बट मेजर पॉजिटिव्स विल बी ओनली टू लिमिटेड, वेरी लिमिटेड स्टॉक्स जो मार्केट में है, और आई वुडंट बी प्लेइंग टू मच फॉर दैट। ठीक है सर, अगली खबर पर बढ़ते हैं सर। ट्रंप और जिनपिंग की बातचीत हुई है टेलीफोनिक, और उस पर वाइट हाउस ने कंफर्मेशन भी दी है, और चीन थोड़ा खुश हुआ इस बार। उन्होंने कहा कि ताइवान के मुद्दे को लेकर अमेरिका का जो रुख है वो थोड़ा खुश करने वाला है, और रूस और यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए भी सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। ट्रंप अप्रैल में चीन जाएंगे, अब ये भी कंफर्मेशन आ गई है। अभी तक कयास ही लगाए जा रहे थे कि वो चाइना जाएंगे, कब जाएंगे, और दोनों देशों के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत जारी है, और चीन अमेरिका से बड़ा सोयाबीन का इंपोर्ट भी कर सकता है। इस तरह की खबरें हैं सर। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है समीर सर कि जिस तरह से चाइना और अमेरिका दोनों काफ़ी समय से लड़ भी रहे हैं और सुलह भी कर लेते हैं कुछ कुछ मुद्दों पर, और ऐसे में दोनों देशों के बीच में इस तरह की बातचीत होना मार्केट के लिए कितना पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट्स के लिए ख़ास तौर से। और जब हम ये सोच रहे हो कि रशिया यूक्रेन के वॉर को लेकर सहमति बनने में चीन का सबसे महत्वपूर्ण रोल होने वाला है, क्योंकि असली तो जो रशिया का सपोर्टर है वो चाइना ही है, जिसने हर तरीके से सपोर्ट किया है। इंडिया ने तो फाइनेंसिंग के तौर पर ही कि क्रूड ऑयल ख़रीद लिया, वो उतना ही सपोर्ट है, वो दुनिया को पता है, लेकिन चाइना ने तो हर पॉइंट पे उनको सपोर्ट किया है। तो चाइना अगर सपोर्ट से हटेगा या चाइना अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करेगा तो रशिया का ऑटोमेटिकली माना जा सकता है कि हो गया। ऐसे में सर इंडिया इस पूरी इक्वेशन में कैसे विनर बन सकता है, क्या फ़ायदा उठा सकता है, किन सेक्टर्स पे उठा सकता है, वो बताएं प्लीज़। तो अगर चाइना और यूएस का ट्रेड डील होता है तो इंडिया उसमें कुछ फायदा नहीं उठा सके, इनफैक्ट हमें हिट आएगा। लुक, हमारे पास बार्गेनिंग चिप्स नहीं है विद द यूएस, राइट? अपार्ट फ्रॉम बीइंग कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वी आर नॉट एबल टू compete with चाइना ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग। अगर सेकंड, चाइना इज एक्सपोर्टिंग, जो हम सबको मालूम है, दीज रेयर अर्थ्स टू द यूएस, जो क्रिटिकल है यूएस के लिए, तो वो एक बार्गेनिंग चिप होती है उनके लिए। So from the point of view कि I think China may eventually get even a similar or slightly better deal than what India could probably get when it comes to export tariffs. So I think if that trade deal gets signed, it could be a slight negative for India, not a positive. दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर को रोका जा सकता है, तो आई थिंक दैट इज वन पॉजिटिव, बिकॉज क्रूड का सप्लाई जो रशिया से फिलहाल मार्केट से गायब है विल कम बैक टू द मार्केट विच कुड ब्रिंग डाउन क्रूड प्राइसेस। वो इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज वी आर अ मैसिव क्रूड इंपोर्टर, तो हमारा करंट अकाउंट थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। सो रूपी नीड नॉट फॉल एज मच, दैट कुड बी द वन सेविंग ग्रेस। बट हम सबको मालूम है कि जैसे वो क्रूड आएगा मार्केट में, जो ओपेक है will say we are doing production cuts, क्योंकि they also don't want crude to go below a particular price, क्योंकि फिर it becomes unviable and non profitable for them to produce and sell। तो मेरे हिसाब से sentiment positive, slight crude improvement, but nothing major from Russia Ukraine war for India। In fact अगर हम रशिया से वापस ऑयल लेने लगे and if they are available at the same prices, then the cost of importing it will actually be higher, क्योंकि logistics cost higher है। तो इंडिया के लिए I don't see this as any benefit whatsoever
if it ends, except for sentimentally थोड़ा सा positive. And वी हैव टू बी होपफुल कि हमें जो ट्रेड डील यानी कि हमें जो इंपोर्ट ड्यूटीज लगते हैं टू एक्सपोर्ट गुड्स टू द यूएस, वो चाइना से कम रहे. क्योंकि अगर आई जस्ट वांट टू एक बहुत सा सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ. देखिए, आज कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कुछ लगाता है तो उसमें थोड़े कॉस्ट रहते हैं, राइट? व्हाट आर द कॉस्ट? फर्स्ट इज अपफ्रंट कॉस्ट. अगर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो लैंड एक्विजिशन, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन देयर इज लेबर. तो अभी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट इज हायर देन मोस्ट अदर कंट्रीज, तो हमारी कंपनीज को एक ऑलरेडी हायर कॉस्ट लगती है. दूसरा, जो लैंड एक्विजिशन इंडिया में रहता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू क्योंकि यू आर डीलिंग विद मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल, you have to pay very high rates for ये लैंड एक्विजिशन, जो चाइना या यूएस या काफी एक देशों में काफी सस्ती में मिल जाती है. सो जो फैक्ट्री शायद चाइना में लगती है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, 200 करोड़ में, इंडिया में मे बी 250 करोड़ लगता है, और उस पे हम 10 या 12% इंटरेस्ट भरते हैं कैपिटल का. वर्सेस चाइना में अगर 200 पे लगा तो पे 6%. सो देयर कॉस्ट. तो हमारा सिर्फ एक ही बेनिफिट है जो लेबर है. लेबर ऑल्सो बिकॉज ऑफ दीज स्कीम्स जो गवर्नमेंट देती रहती है, लाडली बहन या फ्री मनी टू पीपल, लोगों को काम करना नहीं है क्योंकि उनको काफी पैसा मिल रहा है विदाउट डूइंग वर्क. सो इट्स पुशिंग लेबर कॉस्ट अप, जो हमारी सबसे बड़ी बेनिफिट थी वो कॉस्ट बढ़ने लगी है. सो वी आर नॉट कंपेटिटिव ऑन प्राइसिंग. What we need is a better trade deal with global markets. अगर वो मिलती है, we will remain competitive. If it is on similar lines, we will stand to lose. And अगर चाइना, क्योंकि उनके पास bargaining tool है वो rare earth की, and they get a better deal than India, then Indian exports are going to face some serious problems. ठीक है सर. वत्सल जी, ये बताएं, ये जो ट्रम्प और जिनपिंग और जो भी ग्लोबल मार्केट है, इन सबको देखते हुए आपने अपने क्लाइंट्स को क्या बोला कि भारत चाइना की माफ़ कीजिएगा, चाइना और अमेरिका की डील होती है तो कोई पर्टिकुलर शेयर, कोई थीम आपने सोची है, या भारत अमेरिका की डील होती है तो कोई थीम सोची है? यूरोप पर हम बात कर चुके, तो अब भारत अमेरिका या चाइना अमेरिका पर शिफ्ट हो रहे हैं. तो सर, अगर मतलब अगर यूएस और चाइना की डील होती है, दोनों ही एक मेजर इकोनॉमीज है, तो दोनों ही एक दूसरे पे एक अच्छा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं. सो चांसेस है कि इन दोनों की जो ट्रेड टर्म्स होगी वो थोड़ी फेवरेबल होगी इन कंपैरिजन टू इंडिया. व्हेन यूएस और इंडिया की ट्रेड डील होगी, उसके कंपैरिजन में जो चाइना और यूएस की ट्रेड डील है, उसमें चाइना को एक अच्छे टर्म्स मिलने का ज्यादा स्कोप है. एंड अगर ऐसा होता है तो ये इन्वेस्टमेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी इंडिया के लिए नेगेटिव है, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी सेलिंग पर हैं, वो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ मूव होने का ट्राई करेंगे. एंड चाइना में जैसा कि रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर, केमिकल्स को लेकर एक जो एक्सपोर्ट बना रहता है, उस कारण जो इन्वेस्टर्स है वो वहां पर अपना फोकस शिफ्ट कर लेंगे. बट अगर इंडिया और यूएस की ट्रेड डील भी कहीं ना कहीं फाइनल स्टेज पर है, ऑल्दो रोज बातें आ रही है, बट जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं इस बात से जरूर परेशान है कि जो ट्रेड डील है वो फाइनली अनाउंस क्यों नहीं हो रही. अगर फाइनल हो रही है तो अनाउंस क्यों नहीं हो रही. एंड इसी कारण हमने लास्ट 1 से 2 वीक्स में मार्केट के जो पोर्टफोलियोज में देखा कि कहीं ना कहीं सेंटिमेंट नेगेटिव हो रहा है. सो अगर कहीं ना कहीं इंडिया की ट्रेड डील होती है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये फार्मा के लिए या फिर आईटी के लिए और ऑटो सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है. ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है. अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं. अगली खबर है, अमेरिकन मार्केट्स में कल तेजी लौटती हुई दिखाई दी. टेक शेयरों में अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई दिया. गूगल का शेयर ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ. फेड पॉलिसी में भी अब कट आने की बात हो रही है. अभी तक लास्ट वीक तक ऐसा हो रहा था कि फेड में रेट कट नहीं आएगा, इस तरह के कयास लगा रहा था मार्केट, इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट. और फेड पॉलिसी 9 और 10 दिसंबर को होने जा रही है. समीर सर, कैसे देख रहे हैं अमेरिकन मार्केट्स में एआई बबल को लेकर जो बातचीत हो रही है? वो एक बार ऐसा लगा कि थोड़ा सा लीक हुआ, मैं बोलूँगा जिसको बबल को फटना कहते हैं वो तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा लीक हुआ और उसकी सेलिंग भी काफ़ी मैसिव थी अमेरिकन मार्केट्स में. लेकिन अब कुछ हद तक रिकवर होता हुआ दिख रहा है. ये एआई बबल फिर बनेगा या ये अब थोड़ा सा इसी तरह से चलेगा? क्योंकि एआई से जुड़े हुए शेयर्स पर काफ़ी कुछ इम्पैक्ट वहाँ भी देखने के लिए मिला और उसके चलते हमने देखा था कि आईटी भी थोड़ा सा प्रेशर में आया था, लेकिन अब कुछ रिकवर होता हुआ दिखा है पिछले कुछ सेशंस में.
तो यूएस मार्केट में जो एआई बबल है वो फिलहाल बबल ही है। आई डोंट थिंक डिफ्लेट हुआ है। थोड़े से स्टॉक्स करेक्ट हुए थे, वापस बढ़ना शुरू हो गए। हम्म। प्रॉब्लम है कि इतना सर्कुलर इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट इन चैट जीपीटी, एनवीडिया इन्वेस्ट इन चैट जीपीटी, चैट जीपीटी यूजेस माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, चैट जीपीटी यू बाइज एनवीडिया चिप्स। हम्म। तो ये सर्कुलर ट्रेडिंग की वजह से रेवेन्यू आ रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ आ रहे हैं। कभी ना कभी ये सर्कुलर रेवेन्यू करना मुश्किल हो जाएगा, एंड मार्केट विल बिकम स्मार्टर। अगर आप देखें तो सम ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स इन द यूएस मार्केट आर सेलिंग आउट ऑफ ऑल ऑफ दी स्टॉक्स। मेरे हिसाब से बबल इज क्लोजर टू बर्स्टिंग देन इट वाज प्रोबेबली बिफोर, मच क्लोजर। आई थिंक 2-3 महीने में ऐसा हमें न्यूज आ जाएगा कि ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जो रेवेन्यू स्ट्रीम की ये लोग बात कर रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू कम इन एनी हरी। I think profitability is something that is still elusive for these companies. I would not be very confident of that market. और अगर वो बबल बर्स्ट होता है एंड फ्लाइट ऑफ मनी टू सेफ्टी होता है, तो अनफॉर्चुनेटली अगर जब मदर मार्केट यानी कि सबसे बड़ा मार्केट दुनिया में घटता है, तो इंडियन मार्केट भी साथ में घटेगा। बिकॉज अगर लोग कैपिटल पुल करते हैं तो पुल अक्रॉस द बोर्ड। तो अगर सेलिंग कंटिन्यू होती है एफआई की, इंडियन मार्केट्स विल कम डाउन। और हमारा जो रेजिलियंस अनफॉर्चुनेटली रहा है या फॉर्चुनेटली रहा है बिकॉज ऑफ दीज डोमेस्टिक फ्लोज, ये थोड़ा सा विल बड़बड़ाने लगेगा, इन द सेंस दे स्टार्ट गेटिंग नर्वस एंड जिटरी, एंड यू माइट सी अ पुल आउट। क्योंकि अगर आप देखें तो ये एसआईपी मनी जो है, ये काफी सिंपल, मैं आपको बोलूं डम मनी है अभी जो आ रहा है। हम्म। क्योंकि एसआईपी जो है दे आर नॉट लुकिंग एट वेयर द मार्केट वैल्यूएशन इज। एक थियरी थी जो काफी टाइम पहले डिस्कस हुई थी कि एसआईपी शुड बी देयर, बट देयर शुड बी अ caveat on it कि if it trades above a particular price to earning multiple for a particular index, तो for those months SIP should be stopped. Only जब market comes below that particular PE multiple, वो SIP वापस resume होगी। It's like a creating a this thing। क्योंकि क्या होगा, you are now buying these investments at a PE of 22 और 23 या 25। तो जब मार्केट मीन रिवर्सल करेंगे, तो आपने जो नीचे में लिया वो ऊपर में भी लिया, तो आपका एक्चुअल एवरेज कॉस्ट इज मार्केट मीन। सो अनलेस द मार्केट स्टेज एट इट्स मीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन यू आर ओनली प्लेइंग ग्रोथ। और इंडिया में ग्रोथ हम देख रहे हैं कमिंग बिटवीन 6 to 8%, और कॉर्पोरेट ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम 10 to 14%। तो आपको 10%, 12% रिटर्न आ रहा है, विच इज नथिंग एक्सेप्शनल टू स्पीक ऑफ। इट्स ऑफकोर्स बेटर देन डेट। बट अगर कुछ सिस्टम होता था वेयर यू कुड कैप सम ऑफ दिस, देन द डम मनी कुड स्टार्ट बिकमिंग अ लिटिल स्मार्टर। और जब मार्केट्स में करेक्शन आते थे, देन मोर मनी कुड हैव गॉन इनटू द सिस्टम टू अलाउ देम टू मेक बेटर रिटर्न्स। बट मेरे हिसाब से देयर इज गोइंग टू बी समथिंग दैट कम्स ग्लोबली विच इज गोइंग टू पुल द मार्केट्स डाउन। मैं उतना शॉर्ट टर्म में ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं जैसे हमने इनिशियली आपके शो में बताया था। मुझे लग रहा है देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू ब्रिंग द मार्केट्स डाउन बाय एटलीस्ट एनीवेयर बिटवीन 5 to 10%। ठीक है सर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है आरबीआई पॉलिसी और जीडीपी डेटा, जहां पर कि आरबीआई पॉलिसी होगी 3 से 5 दिसंबर में पॉलिसी मीट होगी, और 28 नवंबर को Q2 जीडीपी के डेटा आते हुए दिखाई देंगे। Q2 जीडीपी डेटा में इस बार भी यही होने वाला है कि जो ग्रोथ है वो 7% के पार हो सकती है। इस तरह के एस्टीमेट से 7.5% की जीडीपी ग्रोथ Q2 में आती हुई दिखाई दे सकती है। Q1 में यही जीडीपी ग्रोथ 7.8% थी। हालांकि Q-on-Q बेसिस पर थोड़ी सी ग्रोथ की रफ्तार धीमी रह सकती है, लेकिन Q2 भी स्ट्रॉन्ग ही रहने वाला है। वत्सल जी, आप किस डेटा को क्लोजली देखेंगे, जीडीपी को या आरबीआई पॉलिसी को? सर आई वुड वॉच आरबीआई पॉलिसी मोर क्लोजली। सर ऑल्दो आरबीआई पे कोई प्रेशर नहीं है दैट कि इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए, एंड ना ही कोई ऐसे मैक्रो फैक्टर्स हैं जो इंडिया के वो ये संकेत दे रहे हैं कि कट शुड बी देयर। बट वेरी फ्लेक्सिबल। इन रिसेंट जो मीटिंग हुई थी अक्टूबर में, आरबीआई ने क्लियरली बोला था कि ऑल्दो इकोनॉमी नीड में नहीं है इंटरेस्ट रेट कट के, बट वी आर ओपन फॉर एन इंटरेस्ट रेट कट। एंड मार्केट भी कहीं ना कहीं यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब जो नेक्स्ट मीटिंग है इसके अंदर एक उन्हें इंटरेस्ट कट मिलना चाहिए।
समीर सर, आप जीडीपी को पहले आएगा, जीडीपी 28 तारीख को, चूँकि 7% के पार अगर आता है, जो कि मतलब इतने ख़राब एनवायरनमेंट में आप इसको किस तरह से देखेंगे कि 7.57% ये भी स्वागत होगा इस डेटा का, या आपको लगता है कि ये डेटा मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को पेसिमिज्म की तरह से देखेंगे? तो आई थिंक 7.5% ग्रोथ बहुत अच्छी ग्रोथ है, मे बी लिटिल लोअर, क्योंकि आपको अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 30 डेज इंडिया में काफी लॉस हुआ था बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन जीएसटी लास्ट क्वार्टर। तो बीच में काफी कंजम्पशन कम हो गया था, फिर एंड में कैचअप हुआ। सो आई वुड चूज टू इग्नोर कि वो स्लाइटली कम है फ्रॉम Q1। डोमेस्टिक कंजम्पशन पे हम काफी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव है, सो वी एक्सपेक्ट ग्रोथ टू रिमेन गुड। जो मुझे लगता है, विच आई फील आरबीआई नीड्स टू टेक अ वेरी अग्रेसिव कॉल। हमारा इन्फ्लेशन एक्चुअली इतना लो है, इतना कंफर्टेबल है, लेट्स गिव इंडस्ट्री मोर पावर टू इन्वेस्ट इन कैपिटल। 25 बेसिस पॉइंट नहीं, 50 बेसिस पॉइंट तक रेट कट दे देना चाहिए एट वन शॉट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपको क्या कहा था कि आवर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, फंडिंग कॉस्ट इज सो हाई कि लोग सोचते हैं मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट करूँ लोन लेके, तो विल आई बी एबल टू मेक बेटर ROE देन द 10% जो मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आई मीन डेट फंडिंग मिल रहा है। सो आई थिंक आरबीआई शुड स्टार्ट कटिंग इंटरेस्ट रेट्स मोर अग्रेसिवली। ये 25 बेसिस पॉइंट से नहीं चलेगा, बट लेट अस सी व्हाट हैपेंस। दोनों पे फोकस तो रखना ही है, बट 7.5 इज गुड। आई डोंट थिंक दैट शुड बी लुक्ड एट नेगेटिवली या डिसअपॉइंटेड। ठीक है, वत्सल जी आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, हमारे साथ अंशुल जैन साहब भी जुड़ेंगे, हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से। लेकिन समीर सर, एक रिपोर्ट जिसकी मैं शुरुआत में भी बात कर रहा था कि CLSA की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि उन्होंने कहा कि भारत पर वो बुलिश हैं, और निफ्टी में उन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 तक का 16% की तेज़ी अभी भी देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ से उन्होंने बजाज ऑटो, DLF, SBI, इन्फोसिस, इटर्नल, ICICI बैंक, टाटा मोटर्स, NTPC और ONGC पर अपना पॉजिटिव स्टांस दिया है। सर, आप कितने प्रभावित हैं? 16% की तेज़ी आपको लगता है कि अगले साल तक आ जाएगी, और इनमें से कोई शेयर आपकी भी रडार पर है क्या? जी, मुझे नहीं लगता है कि 16% की रिटर्न आ सकती है। आई मीन एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू अ व्यू, लाइक आई एम एंटाइटल्ड टू माइन। मेरा एक व्यू है, CLSA का टीम का एक व्यू है। इवेंचुअली जो कैपिटल डिप्लॉय करता है, ही हैज टू टेक अ कॉल विच इज मोर पॉसिबल या प्रोबेबल, एंड व्हाट आर द रिस्क रिवॉर्ड्स इन ये थीसिस में। यस, स्टॉक इंडिविजुअली जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लोग। सो स्टॉक्स लाइक टाटा मोटर्स जो है वो काफी घट चुके हैं बिकॉज ऑफ द नेगेटिव न्यूज फ्लोज एंड द जो लॉस आया था बिकॉज ऑफ द साइबर अटैक एंड ऑल ऑफ दैट। वहां पे मे बी वी कैन टेक एन इन्वेस्टमेंट व्यू। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक में आई थिंक रनअप्स हैव बीन टू मच इन द नियर टर्म। लॉन्ग टर्म हम बहुत बुलिश है, बट आई थिंक इन द नियर टर्म द स्टॉक कुड प्रोबेबली करेक्ट बैक टू 1400 और लेवल्स। तो ये अगर स्टॉक्स में जो हैवी वेट स्टॉक्स है जहां पे वैल्यूएशंस रिच है, अगर आप देखें तो रिलायंस का ROE 7% आता है, 7%, विच इज नॉट वेरी एक्साइटिंग इन द शॉर्ट टर्म, बट स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 27 टाइम्स अर्निंग्स, और वो 27 टाइम्स अर्निंग्स में a huge part of the profits at the moment are still coming from crude and chemicals business, यानी क्रूड रिफाइनिंग, पेट्रोकेम बिजनेस। और पेट्रोकेम में कभी भी हम देखें तो वैल्यूएशंस आर यूजुअली नेवर, इट्स अ कमोडिटी बिजनेस, शुड नेवर बी मोर देन 15 to 18 टाइम्स अर्निंग्स। तो वहां पे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। अगर वो एक स्टॉक नहीं इन द नियर टर्म चला, देन इट कुड पुट सम प्रेशर ऑन द मार्केट। फिर HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, जहां पे वेटेजेस हाई है। ऑलरेडी आई थिंक अ लॉट ऑफ द पॉजिटिव्स फॉर दीज हैव बीन प्राइस्ड इन। वहां से री रेटिंग पॉसिबिलिटी कम लग रहा है। बैंकिंग की ग्रोथ हैज आल्सो कम डाउन टू 10% to 11% इन कैपिटल ग्रोथ, आई मीन लेंडिंग ग्रोथ। तो वी आर टॉकिंग ऑफ अ 10% ग्रोथ विद लिमिटेड री रेटिंग, तो अपसाइड थोड़ा कम लग रहा है। तो आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव कि 16% रिटर्न आएगा। अगर 1 ईयर का मैं आपको बोलूं तो आई थिंक एनीवेयर बिटवीन 8 to 10% is possible,
But I would like to say कि we may go through one more year of grind and consolidation where we may end up next December also at very similar levels to what we are right now. और फिर उसके बाद markets would probably take off because first जो consumption boom आने वाला था वो अभी तक आया नहीं है, and capex will only come after we see the consumption boom in the domestic market. So we are still waiting to see the consumption growth. जैसे वो आएगा then we can take a call on the rest of the market, but at the moment we have to wait and watch कि क्या होता है, क्योंकि budget is also now in February, 2 months first, not even अभी, हाँ फिलहाल 2 महीना दूर है. क्या changes आएंगे, निर्मलता है हम पे क्या नए टैक्सेस लगवा देगी. वी नीड टू सी ऑल ऑफ दोज आल्सो एंड सी हाउ टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है समीर सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए एज ऑलवेज. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो. थैंक यू सर. अब देखिए मार्केट में इस समय स्थिति पर नज़र डालें तो मार्केट में अचानक से आप देखो तो एक पॉजिटिव नोट से नेगेटिव नोट आ गया और निफ्टी में वॉलेटिलिटी काफ़ी है. F&O एक्सपायरी का दिन है. अब चूँकि मंगलवार को एक्सपायरी होने लगी है तो थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट देखने के लिए मिलेगा. देखिए आप 26,020 से निफ्टी लुढ़क के सीधा 25,937-35 तक आ गई है. लगभग 100 पॉइंट नीचे निफ्टी अपने जिस लेवल पर चल रही थी जब हमने शो स्टार्ट किया था, तो ऑलमोस्ट डेज हाई पर मार्केट चल रहा था और अभी केवल आधा घंटे में मार्केट डेज लो पर चल रहा है. बहुत इस समय मार्केट में उथल पुथल चल रही है. अब उथल पुथल को सुलझाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं. हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन साहब भी जुड़ चुके हैं. अंशुल जी गुड मॉर्निंग. सर नमस्कार. नमस्कार आपके सभी दर्शकों को. नमस्कार. अंशुल भाई ये बताएं, ये मार्केट में जो पिछले 10-15 मिनट में एकदम से ऊपरी स्थिति से ऊपर के लेवल से गिरावट आई है, ये कोई डरने वाली बात तो नहीं है? ये ऐसी F&O एक्सपायरी का ही चल रहा है केवल मूव? नहीं नहीं सर, थोड़ी डरने वाली बात है. कल जिस हिसाब से हमने कल मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी के लेवल 58,688, कल शाम को आखिरी 75 मिनट में बड़े वॉल्यूम्स के साथ सेल ऑफ में हमने उन लेवल्स को टेस्ट किया था. वहां से जो है बाउंस बैक था, 50% रिट्रेसमेंट लिया है, प्लस वीकली वीवैप रिजेक्ट किया है और 15 मिनट के चार्ट पे 10, 20, 50 तीनों मूविंग एवरेज रिजेक्ट किया है. ये थोड़ी सी घबराहट की बात है. जब तक कल का लो प्रोटेक्टेड है 58,649, तब तक सब चीज ठीक है. अगर ये लेवल निकल गया तब फिर बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगे. फिर गैप भी फिल होते हुए दिखेगा. नीचे में एक छोटा सा गैप बचा हुआ है 58,580 के अराउंड, वो भी फिल होते हुए दिखेगा. बट ब्रॉडली हम 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने जाएंगे 58,342 पे. अब मैं बैंक निफ्टी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बीइंग हाईएस्ट वेटेज, बैंक निफ्टी को अगर छींक आती है तो निफ्टी को बुखार आ जाता है. तो बैंक निफ्टी को इस समय छींक के साथ दस्त भी लगना स्टार्ट हो रहे हैं और 649 के नीचे हालत बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन चालू हो जाएगा. तो ये लेवल प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है. नहीं हुआ तो फिर ये निफ्टी को भी ले डूबेगा. तो सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी का देखना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी. देन डिसाइड हो जाएगा मार्केट किस दिशा में जाने वाला है. अंशुल भाई 2-3 काउंटर्स पर बात करूंगा जहां पर खबरें हैं, फटाफट से देख के बताइए. तिलकनगर इंडस्ट्रीज़, इसमें प्रमोटर्स को वारंट कन्वर्जन के ज़रिए 9,30,000 शेयर जारी किए जा रहे हैं. 382 रुपये पर ये कन्वर्जन हो रहा है. देखिए तिलकनगर को लेने की वजह ये है कि इस पर ज़्यादातर दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं. होता क्या अंशुल भाई, जब वारंट कन्वर्जन आता है शेयर्स का तो उस समय पर प्रमोटर जनरली अपने शेयर बेचते हैं अगर वो शेयर ऊपर चल रहा होता है. अब देखिए 372 के करीब पर इनको शेयर मिल रहे हैं, 382 रुपये पर, और 472 पर शेयर चल रहा है. 90 रुपये का प्रॉफिट प्रमोटर को मिल रहा है अगर वो अपने 9 लाख शेयर बेचेगा. आपको लगता है कि कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है तिलकनगर पर? टारगेट अचीव होने के बाद से सर कोई फ्रेश ट्रेड बना नहीं 532 के ऊपर. तब से वेट एंड वॉच पे 466 अगर टूटता है तो फिर करेक्शन 435 तक गहरा आएगा. और मे बी एक कन्वर्जन और इस सब चीज को मार्केट न्यूज आने के बाद से कोई बहुत नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया. मार्केट इतना गिरा है और 0.5% गिरा है तो मैं इसको पॉजिटिव ही मान के चल रहा हूँ. नहीं तो इस हिसाब से बीइंग अ स्मॉल कैप कंपनी इसको तो 5-6% नीचे होना चाहिए था. तो उस हिसाब से मैं पॉजिटिव ही मान के चल रहा हूँ. बट जब तक 466 प्रोटेक्टेड है तब तक ठीक है. नया पैटर्न बनेगा, नया ब्रेकआउट आएगा, नया प्ले बनेगा. लेकिन 466 टूटा तो फिलहाल के लिए
ट्रेंड डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब तक फिर बड़ा बेस ना बने 2-3 महीने का, तब तक हम अवॉइड की लिस्ट में रखेंगे इसको। तो वॉच लिस्ट में जब तक 466 प्रोटेक्टेड है, बना हुआ है, किसी भी तरह की वीकली कंसोलिडेशन बनती है तो बाई करेंगे। BEL इसमें आज कुछ स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है अंशुल भाई। सेफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर साइन किया है जहां पर कि एयर टू ग्राउंड वेपन बनाने को भारत में ही बनाए जाएंगे, इसको लेकर करार किया गया है। BEL चार्ट पे कैसा दिख रहा है आपको? बीईएल मंदी लग रही है सर। बीईएल में आखिरी जो बेस बना था 65 दिन का कपनैडल पैटर्न, उसमें बार बार हमने डिस्कस किया है कि किसी तरह का इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं था। यही बीईएल में जब 318 के आसपास ब्रेकआउट बना था और इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम था बेस में हाँ 304 के आसपास, तो हमने बाय रिकमेंड किया था। अब इस नए बेस में किसी तरह का ना बेस में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है, ना ब्रेकआउट पे था, ना फॉलो थ्रू एक्शन पे है, मतलब कहीं भी इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है ही नहीं। तो प्रोबेबली ये अपने ही वजन से अगर गिरते गिरते 362 आ जाए तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। वोल्टास LIC ने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, हिस्सा 5% से बढ़ाकर 7% किया है। क्या लग रहा है सर वोल्टास पर? शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी नहीं लग रहा है सर। शॉर्ट टर्म में 1349 टूटा है, अगर सॉरी टूटता है ऑन द वीकली बेसिस तो 1221 1183 तक आ सकता है। बट ऑल सेड एंड डन ऐसा लग रहा है कि करेक्शन इसका कंप्लीट हो चुका है, रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, नीचे 1183 1135, ऊपर 1501। तो रेंज में एक्यूमुलेशन करना चाहिए अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो ये स्टॉक आपको कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। मेरे ख्याल से स्टॉक से अगर दूर रहेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक्यूमुलेशन भी शायद 1-1.5 साल लगा दे। देखिए LIC को देख के अगर आप खरीद रहे हैं तो याद रखिए LIC के ओवरऑल AUM का शायद 0.5% भी हिस्सा ना हो, लेकिन आप अपनी कैपिटल 100% डाल के बैठ जाएंगे तो 0.5% के लिए LIC 1-1.5 साल 2 साल ना भी चले तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो प्ले ऑन द चार्ट्स, अभी चार्ट पे कोई प्ले नहीं बन रहा है। पर अंशुल भाई क्यूज तो ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि LIC की तर्ज पर ही अपने पोर्टफोलियो में डालें, क्योंकि LIC ने BPCL बड़े सस्ते में लिए थे और अभी आई थिंक लास्ट वीक की खबर आई थी कि उन्होंने अपना स्टेक कुछ कम किया और BPCL में तब से थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। LIC जनरली अच्छे शेयर वैल्यू बाय के तौर पर करती है। वोल्टास भी 1946 रुपये का हाई लगा चुका है सितंबर 2024 में और वहाँ से अब 1300 की रेंज में। तो आपको मतलब आपने भी बोला कि ये वैल्यू प्ले तो लग रहा है, मतलब सेलिंग तो पूरी हो चुकी है, लेकिन पोर्टफोलियो में जो आप कह रहे हो कि वेटेज उतना नहीं देना, कितना वेटेज दें? सर वेटेज तो देखिए ये आपको कोई CFA मतलब आप जैसा CFA या वो जब पोर्टफोलियो एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस करता है तो वो बता पाएगा कि स्टॉक कितना पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बॉन्ड कितना होना चाहिए, गोल्ड कितना होना चाहिए, फिर स्टॉक्स में कौन सा कितना होना चाहिए। हम तो स्टॉप लॉस वाले प्लेयर हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्वांटिटी कैलकुलेटर हम बता चुके हैं किस हिसाब से हम करते हैं। इन्वेस्टमेंट का 4%, ट्रेडिंग के लिए 1%, तो उतना ही वो आएगा। ये वेटेज वाला काम CFA लेवल का आदमी आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएगा। और दूसरी चीज वैल्यू प्ले, टू बी ट्रू आपके दर्शक वैल्यू प्ले के हैं नहीं। अगर होते तो JSW इंफ्रा पे रोज सवाल नहीं आ रहा होता। 240 रुपए से मैं कितनी बार बता चुका हूं कि पापा के पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, नहीं छड़ना है उनको। 700 रुपए का जब टारगेट है तो उनको ये छोटी मोटी अप मूव डाउन मूव इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके दर्शक रोज सवाल पूछते हैं, तो लेट्स एड्रेस द ऑडियंस। जब ऑडियंस ट्रेडर है तो लेट्स एड्रेस देम विद अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। वैल्यू प्ले मालूम पड़ा 1-1.5 साल नहीं चला तो रोज सवाल पूछ पूछ के वो भी परेशान होंगे, हम भी और आप भी परेशान होंगे। तो जो ऑडियंस है उस हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपको इसमें कोई मूव मिलने वाला नहीं है, तो बेटर है कि अवॉइड कर दें। जिसमें मूव बन रही है उसमें ट्रेड करें। जैसे एशियन टाइल्स कल सपोर्ट के नीचे जाके बंद हुआ। कल भी हमने डिस्कस किया था कि एशियन टाइल्स में फिलहाल स्टॉप लॉस काटने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 दिन वेट कर लीजिए। 65 के नीचे अगर प्रॉपरली 3 से 5 दिन क्लोज हुआ तो ही ब्रेकडाउन बनेगा। कल देखिए वीक लॉन्ग से एलिमिनेट किया, आज रिवर्सल आने लगा। अगर ये 68 69 का लेवल निकाल लिया फिर तेजी आ जाएगी। तो जब ऑडियंस हमारी ट्रेडर है तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही मैं ज्यादा जवाब देता हूँ। बस अगरबत्ती वाली ट्रेडर ना बन जाए। बिल्कुल ठीक है सर, अगरबत्ती वाले ट्रेडर बनना सर खराब ही होता है। एनवायरो इंफ्रा आज फंड जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक होने जा रही है। अंशुल भाई इस पर भी काफ़ी सवाल आते हैं, कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा है क्या?
फिलहाल तो बाउंस बैक बन रहा है सर, क्योंकि नॉन स्टॉप गिरा था और मेजर सपोर्ट 213.99 टूटा था। अगर पिछले 16 दिन में देखें तो 19% टूट चुका है, और पिछले 22 सितंबर से अगर देखें 42 दिन में 25% टूटा है। तो बाउंस बैक टुवर्ड्स 10 डे मूविंग एवरेज तो आना बनता है 221, और अगर 20 डे मूविंग एवरेज आए तो 227। बाकी चार्ट पैटर्न बहुत इंकरेजिंग नहीं है, क्योंकि 213 टूटना नहीं चाहिए था। टूट के बाउंस बैक देने का मतलब है सेल ऑन रैलीज, और सेल ऑन रैलीज का टारगेट क्या रहेगा? गैप जोन 199 195।